हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की हमारी क्लास में आज एक से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ, ठीक। उसके बाद अपनी एक थ्योरम करेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को एंड करेंगे, ठीक। हमने पिछली क्लास में कॉचीज़ इंटीग्रेशन के पर्टिकुलर जो टॉपिक्स थे उनको स्टार्ट कर दिया था, जिसमें इंटीग्रेशन मैंने सबसे पहले लेक्चर बताया था लाइन इंटीग्रल। उसके बाद अपना जो कॉचीज़ थ्योरम थी इंटीग्रल वाली वो भी बता दी थी और उसकी प्रूफिंग बताई थी। उसके बाद एक क्वेश्चन शायद कराया था मैंने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक या दो क्वेश्चन कराया था। उसके बाद मैं फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इन क्वेश्चंस को करने के बाद मैं फिर से थ्योरम की तरफ चलूँगा। कौन सी थ्योरम है? वो थ्योरम है मोरेरा थ्योरम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो कि सेक्शन ए में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेक्शन बी और सी के लिए बात मैं नहीं करता हूँ, लेकिन सेक्शन ए के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बन जाती है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये प्रश्न था, ठीक। इस प्रश्न में दिया गया है, पहले बात तो आप लोगों को क्वेश्चन की जो मॉडलिंग है वो करनी आनी चाहिए। क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है कि हमको इस इंटीग्रल की क्या निकालनी है, वैल्यू। पहली बात तो ये पता चली, ये इंटीग्रल हमको दिया गया। तो हमने बताया था ये किसी न किसी कर्व के अराउंड ही निकल पाएगा, ठीक। अभी सब बताते हैं। तो हमें कर्व क्या दिया गया? एक रेक्टेंगल है, एक्स बराबर +-2 और एक्स बराबर वाई बराबर +-2। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। तो कहा सर रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। मैंने कहा सर बना लेंगे। देखिएगा, हमने एक्सिस प्लॉट किए, एक्सिस प्लॉट करेंगे, दैट इज़ आर एक्स एक्सिस एंड दैट इज़ आर वाई एक्सिस। ओके, सो दैट इज़ x axis, the positive direction of x axis, this is the negative direction of x axis, that's y axis, that's the positive direction of y axis, that's the negative direction of y axis. So you have to draw a line of x is equal to 2 and x is equal to -2. हमें ये दो लाइन ड्रॉ करनी। तो हमें पता है x बराबर a वाली जो लाइन होती है y एक्सिस के पैरेलल होती है। सर कोई बात नहीं है, मैं y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, कि मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ y एक्सिस के पैरेलल, ठीक। एक लाइन यहाँ से आएगी, ये आएगी आपकी यूँ y एक्सिस के पैरेलल, ठीक। अब वो स्ट्रेट लाइन में नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन स्ट्रेट ही आएगी, मतलब स्ट्रेट नहीं बन पा रही है मुझसे, बट ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगी, ठीक। तो ये लाइन आ जाएगी, ये पॉइंट आ जाएगा अपना -2, 0। और y वाला भी ड्रॉ करेंगे। y वाला कैसे जाएगा? यूँ देखिए, मैं जॉइंट करके ही निकाल रहा हूँ इसीलिए। तो ये अपना हो जाएगा जॉइंट, ठीक। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स आया है, ये कोऑर्डिनेट आए हैं 0,2 और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया क्या? 0,-2। अब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। जैसे ये वाली लाइन कौन सी है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। ये वाली जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? x बराबर 2 वाली लाइन है। और ये वाली जो लाइन है वो वाली लाइन है x बराबर -2 वाली लाइन। ये लाइन की बात कर रहे हैं। ये लाइन जो है वो है y बराबर 2 और ये लाइन जो है वो क्या है? y बराबर -2। तो हम कोऑर्डिनेट्स अगर निकालना चाहें, कोऑर्डिनेट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ये वाला 2,2। अब ये बेसिक सी जानकारी आपको आनी चाहिए। ये वाला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -2,2। ये वाला जो डायग्राम आएगा वो -2, -2। और ये जो अपना कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा 2, -2। तो ये हमने कोऑर्डिनेट निकाल ली, हमने अपना सी कर्व बना लिया। ये जो कर्व है वो क्या है? सी है। हमेशा ये याद रखना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होगा। तो हमारे पास ये सी आ गया जो हमें बताना था, ठीक। और हमारे पास इंटीग्रल क्या दिया गया? इंटीग्रल दिया गया है इंटीग्रेशन सी tan z/2 डिवाइडेड बाई z-x0 का होल स्क्वायर dz। सबसे पहले हम ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ना, इस एक्सप्रेशन को देखेंगे कहाँ पे ये एनालिटिक नहीं है। तो एट z बराबर x0 द गिवन इंटीग्रल, द गिवन ना लिखो, द इंटीग्रल भी ना लिखो, z बराबर x0 एट z बराबर x0 tan z/2 डिवाइडेड बाई z-x0 का होल स्क्वायर इज़ नॉट एनालिटिक। ये एनालिटिक तो नहीं होगा ना जब z बराबर x0 होगा। इज़ नॉट एनालिटिक। जब ये एनालिटिक नहीं तो इसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इंटीग्रल। इसी पॉइंट पे क्या निकालना है? इंटीग्रल। यहाँ पे जब इंटीग्रल निकालेंगे तो हमें पता था z बराबर x0 पे निकालना है। तो हम इस वाले इंटीग्रल को कंपेयर करेंगे, इस वाले को कंपेयर करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दो।
द फर्स्ट इज कंपेयर्ड बाई मैं इसको कंपेयर कहाँ से कराऊंगा, इसको मैं कराऊंगा यहाँ से एफ एन ऑफ ए बराबर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आता है क्या है, जेड माइनस ए, जेड माइनस का ए टू द पावर जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस 1। थोड़ा सा ये जगह की वजह से तिरछा लिख दिया मैंने। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता था। अगर यहाँ पे पावर एन प्लस 1 है तो यहाँ पे डिफरेंस डेरिवेट करते थे कितने टाइम्स, एन टाइम्स। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। जब इससे हम कंपेयर कराएंगे, देखिए ये वाला पार्ट है जिससे कंपेयर हमें कराना है। पार्ट कौन सा ले रहे हैं, ये वाला, मैं ये पार्ट ले रहा हूँ, इससे कंपेयर करा रहा हूँ, ठीक। जब मैं इससे हम कंपेयर कराऊंगा तो देखिएगा क्या आएगा, हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है, जो ए क्या है, ए बराबर है हमारा एक्स नॉट, ठीक। एंड हमारा एफ ऑफ जेड कितना है, वो एफ ऑफ जेड है बराबर टेन एक्स बाई टू, सॉरी टेन जेड बाई टू, ठीक। अगर हम इसकी बात करेंगे अब एक्स नॉट की बात करेंगे, ये जो एनालिटिक नहीं है वो कहाँ पर नहीं है, एक्स नॉट पे। तो हमें पता है जो एक्स नॉट है अगर वो गिवन कॉन्ट्यूर के अंदर है तो इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेशन उसका फाइनाइट होगा, फाइनाइट ही होगा भाई। लेकिन जब भी एक्स नॉट कॉन्ट्यूर के अंदर नहीं होगा, जो गिवन कर्व है इस कॉन्ट्यूर, ये सी वाले कॉन्ट्यूर के अंदर अगर नहीं है, बाहर है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कितना होगा, जीरो। ये थ्योरम बता चुके हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका कितना हो जाएगा, जीरो। तो हम इसकी बात करेंगे, एक्स नॉट कहाँ क्या है, वी नो दैट गिवन एक्स नॉट टू द एब्सोल्यूट वैल्यू इज लेस देन 2। इसका मतलब ये है कि एक्स नॉट माइनस 2 से तो बड़ा है लेकिन 2 से क्या है, हमेशा छोटा। तो इस वाली ये जो इक्वेशन लिखी, इससे कोई दिक्कत आप लोगों को। हम जरा देखेंगे एक्स नॉट का मतलब क्या है, एक्स का मतलब एक्स एक्सिस पे ही तो कहीं ना कहीं होगा, एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं होगा। वो -2 से बड़ा है मतलब वो राइट हैंड साइड में ही जाएगा, और 2 से छोटा है मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। भाई इसी की बात तो है, तो इसी कॉन्ट्यूर के अंदर ही आएगा। मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम को सही से अगर बना लूँ तो इसका मतलब इसके बीच के जितने इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दिया गया है इन सभी पॉइंट्स पे इंटीग्रेबल होगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा, फाइनाइट वैल्यू आएगी। इंटीग्रेबल वहाँ भी होगा लेकिन वो डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा, जीरो। इसके बाहर जीरो होगा, इसके अंदर जितने पॉइंट है उसमें कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला रखेगा। तो एक्स नॉट क्या है, -2 से 2 के बीच में। देखा -2 के 2 के बीच में ये कॉन्ट्यूर के अंदर ही आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला भी लिखा था, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस ए टू दी होल पावर एन प्लस 1 डी जेड बराबर आ जाता है अपना, उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई आई एफ एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल। ये वाला इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो इस इक्वेशन की अगर बात करेंगे हम, ए क्या दिया है, एक्स नॉट, एन क्या है हमारे पास 1, एन क्या है 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है एक्स नॉट, तो जेड माइनस एक्स नॉट का क्या आ जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर डी जेड बराबर 2 पाई आई डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। भाई यही आएगा, एन बराबर कितना है 1, सॉरी एन बराबर 1 है, 2 नहीं, एन बराबर 1 है तो कितना आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश, एक टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है तो डैश लगा दिया, इसीलिए एफ डैश क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा ए का मतलब क्या है, एक्स नॉट। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या था, वो था 10x बाई 2, सॉरी 10z/2। हमें निकालना है डैश, डैश क्या आएगा, एफ डैश जेड बराबर 1/2 सेक स्क्वायर z/2, यही आएगा। निकालना किस पॉइंट पे, एक्स नॉट पॉइंट पे, तो आ जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x0/2। तो वैल्यू जो हम निकालेंगे छोटी सी, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड कितना है 10z/2 डिवाइडेड बाई z माइनस एक्स नॉट टू दी होल स्क्वायर डी जेड बराबर आ जाएगा। अब ये तो 1 ही होगा 1 फैक्टोरियल, ये 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाई 1/2 सेक स्क्वायर x0/2। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, पाई आई सेक स्क्वायर x0/2। ये हमारे पास अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो हमारे गिवन ऊपर वाले क्वेश्चन का, जो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर आंसर है।
ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में, इसीलिए मैंने कहा इसको आराम से बता दिया जाता है, इसको समझा दिया जाएगा। सबसे पहले हमने करा क्या, मेरी बात सुन लीजिएगा, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन दिया जाएगा उसमें कोई ना कोई कॉन्ट्यूर दिया जाएगा। पहली बात तो ये जो दिया गया सी जिसके राउंड निकालना है वो कॉन्ट्यूर होता है। अब ये जो कॉन्ट्यूर है, इस कॉन्ट्यूर की अगर हम बात करेंगे तो ये जो कॉन्ट्यूर है ये हमेशा कॉन्ट्यूर ये बताएगा कि जो हमारे पास इंटीग्रेशन है, जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन क्या है, सॉरी एक मिनट रुक जाइए, वो इंटीग्रेबल हो, मतलब इंटीग्रेशन उसका ज़ीरो कब होगा और नॉन ज़ीरो कब होगा। ज़ीरो इन द सेंस खाली है कि जब भी इसका नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना उसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसका जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, इसका जो नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट जो है वो अगर इस बाउंड्री के अंदर है तो उसका डिफरेंशिएशन कॉचीज इंटीग्रल फार्मूला से करेंगे। अगर नॉन डिफरेंशियल पॉइंट इसके बाहर है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होता, अगर यहाँ पे एक्स नॉट दे देता है ऐसा, एक्स नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2 मॉड एब्सोल्यूट वैल्यू, तो हम कह देंगे डायरेक्ट इस वाले का इंटीग्रेशन हमेशा कितना होगा, 0। तो हम इसको डायरेक्ट ही बता सकते थे इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 0। इसको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत, सॉल्व कराए कॉचीज फॉर्मूले से ही, आप उसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो क्वेश्चन है आए हुए मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैं ज़्यादा वैसे क्वेश्चन कराता हूँ ना जो बेफालतू के होते हैं उन क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात कराता हूँ। ठीक, तो इसकी लैंग्वेज आप समझ गए होंगे, दिया गया है इंटीग्रेशन दिया और आपको जो कंट्यूर दिया गया क्लोज्ड कंट्यूर सी, वो हमारे पास क्या है कि स्क्वायर है जिसके पास ये वर्टिसेस हैं। तो अगर हम पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास यही डायग्राम बना हुआ था। ठीक, डायग्राम मैं दोबारा नहीं बना रहा हूँ, एक मिनट में अगर प्रयास कर पाऊँ इसको, सॉरी एक मिनट रुक जाने का प्रयास करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी हो गया है और यहाँ जाके पेस्ट कर देता हूँ। यस, नाउ माई डायग्राम इज़ रेडी। ओके, तो एक मिनट रुक जाएंगे, ये वाला जो कॉन्ट्यूर है वो हमारा तैयार है, वो बन के क्या है, स्क्वायर। ये कॉन्ट्यूर है स्क्वायर, स्क्वायर कॉन्ट्यूर दिया गया है। जो इंटीग्रेशन है आई बराबर वो दिया गया है डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस का 2। अगर इसके फंक्शन की बात की जाए तो हमारे पास जो फंक्शन बचा है वो हमारे पास फंक्शन, उसको मैं ऐसे बता देता हूँ। फंक्शन हमारे पास ये है जेड स्क्वायर माइनस का 2z प्लस का 2। अब हमें देखना है ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल की अगर बात करेंगे तो डिफरेंशिएबल वहाँ नहीं होगा जहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर के 0 की बात करेंगे, सो जेड स्क्वायर माइनस का 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू है वो 0 कब होगी, ये पर्टिकुलर जो वैल्यू है वो 0 कब होगी, तो पता चलता है ये 0 तब होगी जब इसके फैक्टर पॉसिबल होंगे, तभी हम इसके ज़ीरोज़ निकाल पाएंगे, ऐसा तो वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो जब हम इसके ज़ीरोज़ निकालेंगे तो ज़ीरोज़ जो आ रहे हैं हमारे पास वो फैक्टराइज के फॉर्म में तो हो ही नहीं पा रहे हैं, हम फैक्टर तो इसको कर ही नहीं पाएंगे। तो जब हमें फैक्टर इसको करना है तो हम करेंगे क्या, इसके लिए दो ही फॉर्मूला मानो लगा सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर लगाएं चाहे धराचार वाला फॉर्मूला लगाएं, जो मर्जी हो आप लगा सकते हैं। ठीक, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 1+1 लिख सकते हैं या नहीं, 2 को लिख ही सकते हैं सर। तो इसको हमने क्या लिख दिया, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये लिखा हुआ है z-1 का होल स्क्वायर, सबको ही पता है z-1 का होल स्क्वायर, 1 को उधर भेज देंगे -1 आ जाएगा। तो हमारे पास कंडीशन जो आएगी z-1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो हमारे पास जो z-1 आएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस आई। तो अब देखो 2 पॉइंट्स आ गए, क्या है -1 प्लस माइनस आई। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए जिनमें से हम एक को अल्फ़ा मानेंगे दूसरे को बीटा मानेंगे। लेट बराबर अल्फ़ा बराबर मान लिया है -1 प्लस आई एंड बीटा बराबर मान लिया है -1 माइनस आई, 2 पॉइंट्स मान लिए। अब इन पॉइंट्स का हम करेंगे क्या, पहले बात तो ये देख लीजिए, ये जो हमारे पास इंटीग्रल था, आराम से देखिएगा, इंटीग्रल था, इंटीग्रल को क्या था हमारे पास, इंटीग्रल ये था कि डी जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस का 2z प्लस का 2, यही था। अब इस इंटीग्रल को हम क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रल को यूँ लिख रहे हैं कि डी जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस अल्फ़ा और जेड माइनस का बीटा, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया।
जहाँ पे हम ये बात करेंगे, एक ही बार लिख दिया है कि अल्फ़ा क्या है एंड बीटा क्या है, ठीक। इसको बार बार मैं नहीं बताऊंगा कि अल्फ़ा क्या है बीटा क्या है, हर पर्टिकुलर लाइन में सिर्फ एक बार बता दिया है कि अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ चुका है उसमें दो फैक्टर्स आ चुके हैं, एक जेड माइनस अल्फ़ा आया है और एक सर जेड माइनस बीटा आया है। तो हम चेक करेंगे कौन सा इसके अंदर लाई करता है, कौन सा इसके बाहर लाई करेगा। ये चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा इसके अंदर लाई करता है और कौन सा इसके बाहर लाई करता है। तो इसको चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, देखिए आराम से। पहले हम इसका मॉड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। फिर हम इस वाले का मॉड निकालेंगे, फिर हम इस वाले का मॉड निकालेंगे। जब हम डायग्राम की तरफ नज़र डालेंगे तो डायग्राम हमारे पास, एक मिनट सॉरी मैंने वर्टिसेस ही, सॉरी आपको, ये वर्टिसेस आप लोग देख रहे हैं हमारे पास क्या है 0,0, सो वी हैव 0,0। थोड़ा सा मैं सही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट रुक जाइए। ये अपना 0,0 है। अगला है -2,0, मतलब हमारे पास है -2,0। अगला है हमारे पास -2,-2, ये है हमारे पास -2,-2। अगला है हमारे पास अपना 0,2, सॉरी है अपना 0,-2, सॉरी मैंने लिखा नहीं है सही, ये 0,-2 है, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, 0,-2 है, 0,-2, सॉरी एक्चुअली मैं क्वेश्चन लिखो ना तो थोड़ा सा हो जाता है, 0,-2, 0,-2 कहाँ पे ये, तो एक मिनट में इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। ये जो पर्टिकुलर एरिया है हमारे पास ये नहीं है, मैं इसको तो मिनट, ये पर्टिकुलर एरिया हमारे पास नहीं है, ठीक, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। जो रीज़न है वो हमारे पास नीचे ही वाला है, ठीक। मैंने इसलिए इसको इरेज ही कर दिया एक्चुअली में, वो जल्दीबाजी में हो जाता है। ये वाला पर्टिकुलर रीज़न है नीचे वाला, ठीक। इसको मैं सही कर देता हूँ, अभी रेड चला दूँ, ओह सॉरी, ये जो लाइन है पर्टिकुलर, ये जो लाइन है ये अपनी हो जाएगी एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन है ऊपर वाली ये हमारी क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस। अब कोई दिक्कत, अभी कोई दिक्कत आप लोगों को, यदि कोई दिक्कत है तो प्लीज़ बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, ठीक। तो हमारे ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आ गए। अब हमें ये देखना है कि कौन सा पॉइंट इसके अंदर लाई करता है और कौन सा पॉइंट इसके बाहर लाई करता है। ज़रा इसका मॉड निकालेंगे तो -1 + i कहाँ पे लाई करेगा, अच्छा इसे पॉइंट ही देख लो लोकेट करके ही, -1,1 हमारे पास पॉइंट क्या है, इससे पॉइंट जो आएगा वो पॉइंट क्या आएगा, -1,1, -1,1 कहाँ पे आएगा, किसी को पता है, किसी को पता है -1,1 कहाँ पे आएगा, किसी को नहीं पता है कि -1,1 कहाँ पे आएगा, क्या सर आप लोग, बहुत सही सही बताया आपने, माइनस का प्लस है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, यस सेकंड कोऑर्डिनेट पे, यहाँ पॉइंट आएगा कहीं, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, ये पॉइंट आएगा। लेकिन अगर -1 की बात करें, जो हमारे पास -1 -i है, इस पे जो पॉइंट आएगा -1 आएगा, वो कहाँ पे आएगा, ये पॉइंट क्या -2, तो 2 तक सारी एरिया ये कवर कर चुका है, तो मतलब बीच में ही कहीं आएगा -1, तो ये वाला जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाई कर रहा है, कौन सा वाला, -1 वाला, मतलब बीटा वाला इसके अंदर लाई कर रहा है, लेकिन अल्फ़ा वाला जो पॉइंट है वो इसके अंदर लाई नहीं कर रहा है। तो हम इस वाले फंक्शन को ऐसे लिख देंगे, देखिएगा ये जो फंक्शन, ये जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन है उसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास बीटा वाला तो अंदर लाई कर रहा है लेकिन अल्फ़ा वाला नहीं कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि इंटीग्रेशन c 1/z माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई z माइनस का बीटा dz, ठीक। इसको कंपेयर करा देंगे c f(z) डिवाइडेड बाई z माइनस a से, a लिखा है ये dz, तो हमारे पास a क्या आ जाएगा बीटा, और f(z) कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1/z माइनस का अल्फ़ा, 1/z माइनस का अल्फ़ा। तो f ऑफ बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा बीटा माइनस का अल्फ़ा, f ऑफ बीटा कितना आ जाएगा, बीटा माइनस का अपना आ जाएगा अल्फ़ा। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, पहले बार बीटा माइनस अल्फ़ा आ गया, बस इतनी छोड़ दो, ठीक। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा c dz डिवाइडेड बाई z² माइनस का 2z प्लस का 2 बराबर आएगा 2πi मल्टीप्लाई बाई एफ बीटा आएगा, ये वैल्यू आएगी 1 कहाँ आ जाएगा, और बगल वाले का भी लिखे दे रहे हैं, ये आ जाएगा 2πi f ऑफ बीटा क्या है अपना 1/बीटा माइनस अल्फ़ा,
बीटा माइनस अल्फ़ा लिखा है, बीटा माइनस अल्फ़ा, बीटा रखेंगे अल्फ़ा रखेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आएगा देखिएगा। बीटा की वैल्यू हम -1 माइनस आई माइनस नहीं +1 हो जाएगा और अपना माइनस आई हो जाएगा। माइनस आई का मतलब हो जाएगा 1/2 अपॉन लिख दिया है मैंने, बार बार वही चीज़ मिस्टेक हो रहा है। ये है 2πi बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2πi डिवाइडेड बाई का माइनस का 2i, तो वैल्यू 2 से 2 खत्म, उससे वो खत्म, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का पाई। ये हमारे पास अगला प्रश्न हो गया जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए आना ही चाहिए आप लोगों को। ये मेरा कॉन्ट्यूर थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में वो डायग्राम नहीं देखा, एक्चुअली में स्क्वायर दिया था पूरा, वो जो पूरा स्क्वायर था और यहाँ पे इतना पर्टिकुलर स्क्वायर लिया गया। ठीक, तो हमने 2 क्वेश्चन देखे, दोनों ही बेहतरीन क्वेश्चन थे, बहुत ही जानदार क्वेश्चन थे और बिना इसको समझे आप कर नहीं पाएंगे। ठीक, चलते हैं अपनी थ्योरम के पास। ये हमारे पास अपनी मोरेरा थ्योरम आ जाएगी। ठीक, ये अपनी मोरेरा थ्योरम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए के लिए। इसमें अगर हम देखेंगे तो हमारे पास थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास एफ ऑफ जेड क्या है, कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है वो भी डोमेन डी में, जो पर्टिकुलर डोमेन लिया जा रहा उस डोमेन डी में हमारा फंक्शन क्या है, अपना जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक, वो कंटिन्यूस फंक्शन है और सारे क्लोज्ड कंट्यूर सी जो कि डी में है उनके लिए इंटीग्रेशन एफ ऑफ जेड कितना है 0। एफ ऑफ जेड कितना है 0। अब एफ ऑफ जेड 0 है, तुमको बताना ही एनालिटिक होगा। देखिए पहली बात तो ये एनालिटिक जब प्रूव करना है तो हम इसे प्रूव करना चाहते हैं दैट इज़ डिफरेंशिएबल। एनालिटिक का मतलब ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन मैंने बताई थी अपने लेक्चर सीरीज़ में, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती क्या है एनालिटिसिटी होने के लिए, तो मैं वही बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट जेड नॉट बी a fixed point and z is a variable point, is a variable point। ये हमारे पास कोई वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल का मतलब जो वेरी कर रहा है। ठीक, इनसाइड द डोमेन डी, इनसाइड द डोमेन डी। वो एक थ्योरम बताई थी जिसमें बताया था इंटीग्रल जो है वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बताया था इंटीग्रेशन ऑफ C1 इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड थ्रू C1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ जेड थ्रू C2 बराबर बताया था। तो यहाँ भी वही कर रहे हैं, हमने मान लिया है कोई एफ ऑफ जेड है जो बराबर है इंटीग्रेशन जेड नॉट से जेड एफ ऑफ टी डी टी। एक कैपिटल एफ है एक स्मॉल एफ है, दोनों में अंतर याद रखिएगा। ठीक, अगर मान लें z इज़ रिप्लेस्ड बाई एफ ऑफ जेड, z इज़ रिप्लेस्ड बाई एफ ऑफ जेड का मतलब क्या है, जब z कैपिटल Z जो है वो वेरिएबल पॉइंट है तो वेरी करेगा तो किसी पाथ में जा सकता है। जब किसी पाथ में जाएगा तो वैल्यू इतनी आएगी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। सेकंड को मैंने ज़्यादा अच्छे से लिख दिया, मैं उसको लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। सेकंड यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी। हमें डिफरेंशिएबल प्रूफ करना है तो हमें क्या चाहिए, LHD RHD, मतलब सीधा के सीधा RHD। LHD निकालो चाहे HD निकालो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं आती, चाहे जो वैल्यू निकालो। ठीक, तो हमारे पास जो पर्टिकुलर हमने वैल्यू निकालनी है वो निकालनी एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का एफ ऑफ जेड की, ये पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो इसको हम करेंगे क्या, देखिएगा ये आ जाएगा अपना जेड नॉट से जेड प्लस एच एफ ऑफ टी, ठीक डी टी, माइनस ये अपना आ जाएगा जेड नॉट से जेड एफ ऑफ टी डी टी। तो पर्टिकुलरली इसको हम करेंगे क्या, जो लिमिट बदल देंगे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से, जो बगल वाली लिमिट है ये वाली लिमिट, इसको बदल देंगे। बदलेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा जेड टू जेड नॉट। जब प्लस हो जाएगा तो हमें पता है कि प्रॉपर्टी लग जाएगी जेड प्लस एच से जेड नॉट से जेड, तो ये पर्टिकुलर लिमिट क्या हो जाएगी, जेड से जेड प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। ये हमारे पास पर्टिकुलरली अपना एक्सप्रेशन आ गया। ठीक, हम करेंगे क्या, हम करने वाले हैं कि हम वैल्यू निकालने वाले हैं एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एच। मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, एच से, बाद को माइनस कर देंगे किससे, स्मॉल एफ ऑफ जेड से। एच से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/h इंटीग्रेशन जेड से जेड प्लस एच एफ ऑफ टी 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 माइनस का अपना आ जाएगा एफ ऑफ जेड, और ये कोई वर्टिकुलर मतलब पर्टिकुलर वैल्यू तो आएगी नहीं एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड आ जाएगा। हाँ ठीक, एफ ऑफ जेड आ जाएगा।
ये इंटीग्रेशन अलग है, इस चीज़ का आप याद रखिए, और ये पर्टिकुलर वैल्यू अलग है। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाएगा, अब थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया जाएगा। दिमाग ये लगाया जाएगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। z प्लस एच माइनस का एफ ऑफ z, ये कैपिटल एफ है बेटा, इतना याद रखिएगा, ठीक, कैपिटल एफ, और ये h लिखा हुआ है, बराबर, बराबर नहीं माइनस का एफ ऑफ z। अब देखिए ये हमारे पास ये लिखा था z प्लस एच एफ ऑफ टी डी टी। क्या हम भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं? ज़रा ऊपर वाले स्टेप को देखिए और ज़रा नीचे वाले को देखिए। यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन था एफ ऑफ जेड डी टी। अब देखिए एफ एफ जेड बाहर आएगा या नहीं, डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा टी, तो जेड प्लस एच माइनस का जेड आएगा, या आएगा ना, जेड माइनस जेड खत्म हो जाएगा, एच बचेगा, एच से एच खत्म, वाया तो एफ एफ जेड ही। तो हम इस वाले एक्सप्रेशन को इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे बताने का एक रीज़न था। तो बताने के पश्चात एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस का एफ ऑफ जेड, 1/h कॉमन हो सकता है, इंटीग्रेशन जेड टू जेड प्लस एच कॉमन हो सकता है, तो हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जेड, वो भी क्या, डी टी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बस मॉड लेंगे, डेफिनेशंस अपनी लगाएंगे, डेफिनेशंस अपनी लगाएंगे, उसके बाद अपना इंटीग्रेशन, सॉरी ये जो थ्योरम है ये थ्योरम हो जाएगी इंड डिवाइडेड बाई एच माइनस एफ ऑफ जेड इंटीग्रेशन सॉरी ज़ीरो नहीं जेड से जेड प्लस एच, मॉड लेंगे तो आएगा एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जेड डी टी। अब वही कॉन्टीन्यूटी प्रॉपर्टी, कॉन्टीन्यूस होगा, ये आई हुआ है एफ जेड इज़ कॉन्टीन्यूस, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ टी माइनस का एफ ऑफ जेड टू द मॉड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल टी माइनस का जेड टू द मॉड इज़ लेस देन डेल, ठीक। ये कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन से आ गया, डेफिनेशन से नहीं, डेफिनेशन से आ गया। जब कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन से आ गया तो ये वैल्यू एप्सिलॉन अपॉन नहीं, ये वाली वैल्यू एप्सिलॉन इनटू एच के बराबर लिख सकते हैं। अरे एच तो कुछ भी है ना भैया, एच तो कुछ भी है तो लिख तो सकते हैं। या फिर सीधा मैं कहूँ कि एप्सिलॉन इसको लिख दिया और इसका इंटीग्रेशन किया कि तो कितना आ जाएगा, एच ही तो आएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, वो हो जाएगा एफ जेड डिवाइडेड बाई एच माइनस का एफ ऑफ जेड लेस देन एप्सिलॉन आएगा ना, एप्सिलॉन इस वाले का एच डिवाइडेड बाई एच, यहाँ से ही मॉड आएगा, ख़त्म हो जाएगा, एप्सिलॉन आया। तो लिखा बिकॉज एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एच माइनस का एफ ऑफ जेड इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, कौन सा आया था वो वाला, कौन सा था अपना कि फॉर ऑल नहीं, एज एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो, जब ये टेंड करेगा तो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस का एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एच बराबर हो जाएगा एफ ऑफ जेड के, दोनों तरफ लिमिट ले लेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे जैसे ही लिमिट लगा देंगे ये क्या बन गया डिफरेंशियलिटी की डेफिनेशन, और ये वैल्यू आ रही है मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब एफ ऑफ जेड बराबर किसके हो जाएगा, स्मॉल एफ ऑफ जेड के, मतलब ये पर्टिकुलर इक्वेशन आ गई है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास अपनी थ्योरम है वो प्रूफ हो चुकी है, ये जो हमारे पास अपनी थ्योरम है वो क्या हो चुकी है, प्रूफ हो चुकी है। क्या किसी को कोई दिक्कत मुरारा थ्योरम से, किसी को कोई दिक्कत हो मुरारा थ्योरम से तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताने का मैं प्रयास करूँगा, जल्द से जल्द जितना बताने का प्रयास करूँगा, मतलब कर पाऊँगा उतना बताने का प्रयास आपसे करूँगा, ठीक। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए अच्छे एकदम बेहतरीन वाले, वो एक अपनी थ्योरम करा दी। थ्योरम कराना अच्छा है लेकिन आपको समझ में भी आनी चाहिए, ठीक। तो मिलते हैं अगली क्लास, तब तक के लिए गुड बाय।